नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को चलना, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और वीडियो अंत तक देखते रहिए। हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट तरीके आपके लिए लाए हैं। देखिए, 10th बोर्ड में जो प्रश्नावली 4 है, द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण में से आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये हम आपके सामने बता रहे हैं। देखिए यहां पर ये जो प्रश्नावली 4 है, ये आपके 4 नंबर की है। टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके 4 नंबर की है। इन 4 नंबर में से 2 नंबर का एक प्रश्न आपका जो आएगा वो आएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, यानी लघुत्रात्मक प्रश्न जिसे कहेंगे, वो आपका यहां 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और 1 नंबर का एक प्रश्न यहां पर वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑप्शन दिए होंगे। और 1 नंबर का एक क्वेश्चन अति लघुत्रात्मक होगा, अति लघुत्रात्मक। यानी कहने का मतलब बात वही है, अति लघुत्रात्मक और वस्तुनिष्ठ। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में ऑप्शन नहीं दिए होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऑप्शन दिए होंगे। बस इतना सा अंतर है, क्वेश्चन दोनों ही छोटे होंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो कहां से होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कहां से हो सकता है। तो बने रहिए आप हमारे साथ और अंत तक इस वीडियो को देखना। आपको सब कुछ क्लियर करा देंगे कि आपको ये पढ़ना है इसमें और ये नहीं पढ़ना है। आपको दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न है, निम्न में से द्विघात समीकरण नहीं है। इस टाइप का प्रश्न भी हो सकता है। देखिए, निम्न में से द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का दोस्तों मतलब यह है कि उसकी जो मैक्सिमम घात है वो 2 होनी चाहिए। यानी जो भी समीकरण है उसकी जो मैक्सिमम घात है वो आपकी 2 होनी चाहिए। तो यहां पर हम बात करते हैं, इस पर देखिए होल स्क्वायर है, इस पर होल स्क्वायर नहीं है। कहने का मतलब जो बराबर की तरफ दिया हुआ है तो एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों पार्ट यदि बराबर हो जाते हैं तो वहां उसको हम काट देते हैं। तो यहां पर देखिए इसका हम वर्ग करते हैं, पूरा वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये द्विघात है या नहीं है। देखिए इसमें तो द्विघात है ही नहीं, ये तो आपको कंफर्म है। यहाँ एक घात है तो इसको एक घात है, और इसकी अगर बात करें इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ तो स्क्वायर है और यहाँ पर एक घात है। इसका मतलब ये जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, यानी ये तो द्विघात समीकरण है। इसकी बात करें तो देखिए यहां पर स्क्वायर है, एक्स पर यहां पर कितना है, स्क्वायर है। आपको 2 घात वाला देखना है, इधर 2 घात वाला है क्या, नहीं है। इधर 2 घात है तो इसका मतलब ये भी आपका द्विघात है। अब बात करते हैं इसकी, इसमें कहीं भी द्विघात नहीं लगा हुआ है, लेकिन बात को समझना पूरी तरह से। यहां पर x है और यहां पर x है, इन कोष्टकों का मतलब है इनका मल्टीप्लाई या गुणा। देखिए x का x से गुणा करेंगे दोस्तों x स्क्वायर आएगा, और इधर भी x का जब मैं x से गुणा करूंगा तो x स्क्वायर आएगा। आएगा या नहीं आएगा। तो यहां पर ये जो x स्क्वायर है इस x स्क्वायर से कट जाएगा, इसका मतलब स्क्वायर खत्म हो गया। इसका मतलब ये आपका द्विघात नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ये द्विघात नहीं है। इसकी बात करते हैं, यहां पर देखिए ये 2x स्क्वायर है, ये भी 2x स्क्वायर है, तो ये 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये भी यहां पर भी द्विघात कोई नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये भी आपका द्विघात नहीं है। समझ गए। अगर यहां पर मान के चलो ये 2 ना होता तब क्या करते, यहां पर 2 नहीं होता, देखो ये यहां पे x स्क्वायर है, यहां पर है ये 2x स्क्वायर। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस 2x स्क्वायर को, इस x स्क्वायर को इधर लाओ, इधर 2x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कर दीजिए तो एक x स्क्वायर बच जाएगा। इसका मतलब x स्क्वायर आ रहा है।
आ रहा है तो द्विघात समीकरण है। ये चीज आपको समझनी है। एक प्रश्न तो इस टाइप का हो सकता है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है 99% यानी 99% जो प्रश्न होगा वो इस टाइप का होगा। एक प्रश्न 100% इस टाइप का पूछा जाएगा। यहां पर द्विघात समीकरण, ये समीकरण है, इस द्विघात समीकरण के मूल पूछ रहा है। इन ऑप्शनों में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से मूल कौन सा है, जो सही वाला है वो देखना है। एक तो दोस्तों हम गुणनखंड विधि से इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। तो यहां पर इसको हल करने की जो विधि है वो एक तो है आपकी गुणनखंड, तो गुणनखंड विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। दूसरी जो विधि है वो है आपकी पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी विधि है? पूर्ण वर्ग विधि। तो यहां पूर्ण वर्ग विधि से भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि थोड़ा लंबा प्रोसेस है तो इसको करने में टाइम लगता है। इसके बाद तीसरी जो विधि है वो है आपकी द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, इसको द्विघाती सूत्र भी कह सकते हैं और इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कह सकते हैं। तीसरी, ये 3 विधि है द्विघात समीकरण हल करने की। किसकी है ये? द्विघात समीकरण हल करने की। ये 3 विधि आप याद रखना। इसके बाद जो भी विधि आती है वो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की आएगी। देखिए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की जो विधि है वो है आपकी, एक तो है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, तीसरी है बंचगुणन विधि और चौथी आलेखीय या ग्राफिक विधि। तो यहां पर ये जो प्रश्न है हम बात कर रहे हैं इसकी, यानी दूसरा जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दियो, ऑप्शन से यदि आप करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे ये बात भी समझ लीजिए। 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, ये आपका समीकरण है। इसके मूल, अब देखिए जो भी मूल होगा वो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। यानी इस, ये x का मान है, इसको यहां पर रखिए। तो x का मान जब यहां रखते हैं, क्या पहला मान रख रहे हैं 2/3, तो 2/3 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। x का मान फिर से 2/3, इधर -2। अब इसको चेक कर लीजिए, यदि ये 0 के बराबर आ जाता है तो द्विघात समीकरण का हल है। तो यहां पर अब देखिए 6, 2 का वर्ग किया 4 हो गया, इधर 3 का वर्ग हो गया 9, इधर माइनस के 2/3 -2। अब देखो ये 3 से इसको हम काट सकते हैं, 3 से ये कट गया आपका 2 बार और 3 से ये कट गया, ये हो गया 3 दूना 4 दूनी 8, 8 और बटे 3, इधर ये 2/3 है, ये क्या है 2 है। इनका एलसीएम लेके हल कर लीजिए। अब देखो 0 बचता है तो ये यदि इसके 0 के बराबर आता है तो हल है, और 0 के बराबर नहीं आता है तो हल नहीं है। तो यहां पर अगर हम इसका एलसीएम लेते तो 3 इसका एलसीएम आता है, 3 का भाग देंगे एक बार, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 3 का इसमें भाग दिया एक बार और 1 का इससे गुणा करेंगे तो 1 का इसमें भाग देंगे 3 बार और 3 का इससे गुणा करेंगे तो 6। अब देखिए यहां पर 8 ये प्लस का है, ये माइनस के 8 हो गए। देखो 2 और 6 माइनस के 8/3 यानी टोटल 0/3 यानी 0 आ गया। आया नहीं आया? तो यहां पर इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 2/3 है, ना कि माइनस के 2/3। अब माइनस वाला 2/3 है, यानी ये आंसर तो आपके खत्म हो गए। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे, इन 2 ऑप्शनों में से आंसर है या तो ये है या ये। अब दूसरे वाले को हम चेक कर लेते हैं, तो दूसरे वाले को भी चेक कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर फाइनल है। अब देखिए 6 पहला जो है ए, इसका मान रख दिए 1/2 रख दीजिए, तो 1/2 रखा इसमें, यहां पर भी 1/2 2। अब इसको 0 के बराबर आ गया तो हल है, नहीं तो इसका मूल नहीं होगा। देखिए 6, 1 का वर्ग हो गया 1 और 2 का वर्ग हो गया 4, इधर 1/2 -2, 2 से ये कट गया 3 बार और 2 से ये कट गया 2 बार, यानी 3 एकम 3/2 -1/2 -2, इसके बटे में 1 लिख दो, एलसीएम ले लीजिए। 2 एलसीएम आ गया, 2 का इसमें भाग देंगे एक बार, 1 का इससे गुणा किया, 2 का इसमें भाग दिया एक बार, 1 का 1 से गुणा किया, इधर -1 का इसमें भाग दिया 2 बार और 2 का 2 से गुणा करेंगे 4। तो देखिए यहां पर ये 3 और ये माइनस के और ये माइनस के 5 और बटे 2, यानी माइनस के 2/2 बचेगा, क्योंकि माइनस के 5 है। तो इसमें इसका भाग देंगे तो -1, 0 नहीं आया।
इसका मतलब आंसर 1/2 नहीं है, माइनस का 1/2 है, तो आंसर ये वाला हो जाएगा। माइनस का 1/2 रखेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। देखो माइनस का 1/2 रख के देख लेते हैं, आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे माइनस का 1/2। अब देखो क्या आता है, तो देखिए माइनस का जब भी वर्ग करेंगे तो प्लस का आएगा, तो 1/4, 2 का वर्ग हो गया 4, इधर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 2। अब देखिए ये 2 से फिर से कट गया 3 बार, ये 2 बार, और ये 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2, इसके बट्टे में 1 लिखो, एलसीएम ले लीजिए, 2 का 2 में भाग देंगे 1 बार, 1 का 3 से गुणा करेंगे 3 प्लस 2 का 2 में भाग देंगे 1 बार, 1 का 1 से गुणा करेंगे, ये 1 का इसमें भाग देंगे 2 बार, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, तो 3 और 1 4, 4 में से 4 घटा तो भाई साहब 0 आ गया, और 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 आ गया। तो आंसर कौन सा सही हो गया, ये हो गया। दूसरा जो विधि है आपका, ऑप्शन से क्लियर हो जाते हैं, सारे ऑप्शन से क्लियर हो जाएंगे। इस प्रकार के जो भी सवाल है वो आपके ऑप्शन से क्लियर हो जाएंगे। यदि आपको ऑप्शन से नहीं करना है तो आप अपनी विधि लगा सकते हैं, गुणनखंड विधि लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 6x² माइनस के x और माइनस के 2 बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड विधि से सबसे पहले आपको इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेना, यानी गुणा कर लेना, 6 दूना 12, यानी गुणा करने पर 12, यहाँ जो चिन्ह है उसको देखना है, माइनस है तो घटाने पर इसका गुणांक 1 है, तो घटाने पर 1, और यदि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर जितना इसका गुणांक है, तो यहां पर घटाने पे इसका गुणांक 1 है, तो घटाने पे 1 ऐसी संख्या छांटिए, इस 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं कि घटाने पे 1 बचे और गुणा करने पे 12, तो 3 चौका 12, दोनों को गुणा करने पे 12 आ रहा है, लेकिन घटाने पे 1 बचना चाहिए, तो घटाने पे 1 बच रहा है, वो भी किसका बच रहा है, माइनस का। अब दोस्तों यहां पर बात रहती है, यदि इसको मैं प्लस का करता हूं, इसको माइनस का करता हूं, तो आप देखते हैं यहाँ पे माइनस का बच रहा है। यदि मैं इसको माइनस का कर देता हूं और इसको प्लस का रखता हूं तो यहाँ प्लस का बनता है, जबकि हमारे किसका बच रहा है, माइनस का बच रहा है। तो माइनस वाला, यानी यदि माइनस का बच रहा है घटाने पर तो बड़ी संख्या माइनस की करनी है, और यदि घटाने पर प्लस का बच रहा है तो बड़ी संख्या प्लस की रखनी है। अब देखिए, तो यहां पर इसके जो फैक्टर हुए 3 और -4, तो देखिए 6x², इसके स्थान पे आपको 3x पहले लिख दो या इसको पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर 3x प्लस के और माइनस के 4x, इनके साथ x लिखना है, माइनस के 2 और बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 का भाग इन दोनों में जा रहा है तो 3 ले लीजिए, और एक दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो 3 का इसमें भाग दिया 2 बार, 1x बाहर आ गया तो 1x बचा, प्लस का है तो प्लस बच जाएगा। अब देखो 3x का 3x में भाग देंगे तो 1 बार, इस 3x का इस 3x में भाग दिया तो 1 आ गया। अब यहाँ जो चिन्ह है माइनस है तो माइनस लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है। तो अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2, x तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर 2 का इसमें भाग दे दीजिए 2 बार, और इसमें x बचेगा, ये माइनस बाहर आ गया तो प्लस का हो जाएगा, 2 एकम 2। ये दोनों यदि दोस्तों आपके समान आते हैं तो उत्तर आपका लगभग यहाँ तक सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x प्लस 1 और इधर है आपका 3x माइनस 2। अब ये फैक्टर हो गए, अब इनसे हल निकाल लीजिए, दोनों को, इन सबको 0 के बराबर करके चलिए। तो देखिए पहले इसको 0 के बराबर कर लेते हैं और फिर इसको भी 0 के बराबर कर लेते हैं, दोनों पार्टों को 0 करते हैं। यहां पर इसका पक्षांतरण कर लीजिए, इसको पक्षांतरण किया माइनस का हो गया, इधर 2 का इसके बटे में आ जाएगा, यानी माइनस का 1/2। इधर इसका पक्षांतरण कर लीजिए तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है, बराबर से उधर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 2/3, ये 3 बटे में आ गया, एक तो हो गया 2/3, एक है माइनस का 1/2, कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप के कैसे भी सवाल हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं। यदि आपको गुणनखंड विधि नहीं समझ में आ रही है तो द्विघाती सूत्र है, द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हैं। ठीक, अब आपके द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूं आपको द्विघाती सूत्र, कमेंट में बताना एक बार कि द्विघाती सूत्र वाला जो मेथड है वो बता दीजिए, तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। द्विघात समीकरण हल करने की जो विधि नहीं है, यहां से ये जो क्वेश्चन है वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है।
निम्न में से द्विघात समीकरण हल करने की जो विधि है वो नहीं है। तो द्विघात समीकरण की विधि गुणनखंड विधि भी है, पूर्णवर्ग विधि भी है और द्विघाती सूत्र भी है, लेकिन बीजगणित विधि आपकी दो चरों वाले रैखिक समीकरण हल करने की है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि। अब देखो यहां पर वास्तविक होने के लिए देखिए जो शर्त है वो ये है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, एक है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, एक है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। यानी यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक होंगे और समान। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा का मतलब है धनात्मक आता है, तो मूल आपके वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे या असमान होंगे। इसके बाद यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक जो मान है, यदि इसका मान ऋणात्मक आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक। तो ये आपको ऑप्शन में कौन सा है? अब ऑप्शन में थोड़ा चेंज है तो ये भी आपको समझना है। देखिए ये जो बराबर है इसको हम पक्षांतरण कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया, इसका पक्षांतरण उधर कर दिया है। तो देखिए बी स्क्वायर बराबर का चिन्ह है तो बराबर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये तो आपका वास्तविक और समान का हो गया बराबर वाला। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। इसके बाद इसकी बात करते हैं, इसका पक्षांतरण जब करेंगे तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब जो ग्रेटर देन वाला है ये इसका आंसर नहीं होगा। अब आंसर होगा लेस देन वाला। अब लेस देन चाहे बराबर इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, तो लेस देन आपका गड़बड़ हो गया, लेस देन ये वाला नहीं होगा और ये वाला हो जाएगा, क्योंकि लेस देन लगा हुआ है। लेस देन वाला आंसर वास्तविक नहीं होगा, वो काल्पनिक होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके जो सवाल है, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहां से आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये है आपके जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहां से हो सकता है। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करो। ये एग्जांपल है और ये आपका क्वेश्चन है, दोनों बस कोई माइनस का अंतर है। एक सवाल यहां मैं आपको बता देता हूं कि किस टाइप से करना है। तो देखिए यहां पर x प्लस 1/x बराबर 3। तो सबसे पहले जो भी संख्या आपकी बटे में होती है उसका प्रत्येक पद में गुणा कर देना है। तो यहां पर x बटे में है तो x का प्रत्येक पद में गुणा करा दो, प्रत्येक पद में गुणा। तो इसका x का प्रत्येक इसमें गुणा कराएंगे तो देखिए x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसमें जब गुणा कराएंगे x का तो ये x से x कट जाएगा और इसमें गुणा कराएंगे तो 3x, यानी x स्क्वायर इस 3x को पहले लिखा तो माइनस के 3x हो जाएगा, उधर से इधर आया तो इधर +1 है, इधर क्या बचा? 0 बचा। अब ये आपका द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब आपको इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर मूल ज्ञात करने की जो विधि है वो आप द्विघाती सूत्र से भी इसको कर सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र में देखिए तुलना करनी है ax² + bx + c से, इससे तुलना कर लीजिए तो a का मान इसका गुणांक हो गया, a का मान यानी x² का गुणांक 1, इसके बाद b का जो मान हो गया इसका x का गुणांक -3 और c का जो मान है 1। तो ये आपको फॉर्मूले में रख देना है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2। तो ये आपका द्विघाती सूत्र है। तो देखिए -b तो माइनस सूत्र में लग रहा है और b का मान भी माइनस है तो माइनस ही है, प्लस माइनस √b² -3 का स्क्वायर -4a का मान 1, c का मान भी 1 बटे 2a का मान 1। अब दोस्तों यहां पर ये देखिए माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, प्लस माइनस -3 का वर्ग कितना हो गया? +10 -4 बटे 2। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर आया आपका 3 प्लस माइनस √, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 5 बचेगा बटे 2।
अब देखिए 5 का यहाँ पर वर्गमूल अगर निकालते हैं तो पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंटों में निकालने वाली संख्या का वर्गमूल नहीं निकालना है। अब यहाँ पर ये जो मूल हो गए ये आपके इसके मूल हो गए। एक तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा के मूल निकाल देना है, यानी एक मूल जो हो गया वो तो हो गया 3 प्लस अंडर रूट 5/2। दूसरा हो गया 3 माइनस अंडर रूट 5/2। एक चिन्ह आप माइनस लगा के कर देंगे, तो यहाँ पर ये दो मूल हो गए। इसी तरीके से सवाल नंबर इसको हम कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। अगला जो क्वेश्चन है के किस मान के लिए मूल बराबर होंगे, यानी के किस मान के लिए। अब बराबर मूल होने के लिए देखिए कंडीशन मूल बराबर, तो मूल बराबर किस कंडीशन में होती है, b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तब मूल बराबर होती है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसका पक्षांतरण करके भी लिख सकते हैं। तो यहां पर इसको पक्षांतरण कर लीजिए, 4ac को उधर भेज दीजिए तो प्लस के 4ac हो गया। अब देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये मान रख दीजिए। यहाँ पे a का मान यानी b का मान हो गया k, तो k बराबर 4, a का मान 2, c का मान 3। तो ये k² देखिए 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, अब ये 24 हो गया। अब इस 24 का कैसे करेंगे, ऐसा कर लो इसको 4 और ये 4 हो गया और इन दोनों का 6 हो गया, यानी 4×6। अब देखिए हम यहाँ पर इसका 24 हो जाएगा, वैसे 24 लिखना चाहो तो 24 लिख सकते हैं। अब आपको वर्गमूल लेना है, क्या लेना है, वर्गमूल। जब भी आप वर्गमूल लेंगे तो प्लस और माइनस में आएंगे आंसर। वर्गमूल जब भी लेते हैं तो प्लस और माइनस में। अब ये प्लस माइनस क्यों होता है, ज्यादा डिटेल से मत जाइए, बहुत कुछ है, क्योंकि मैं तो बता दूंगा लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए क्या है, ये प्लस और माइनस क्यों लगाते हैं, जब भी हम देखिए -2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, और +2 का जब वर्ग करते हैं तो प्लस के 4 आता है, यानी माइनस का भी वर्ग प्लस के 4 और प्लस के भी वर्ग किया है तो प्लस के 4। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं 4 का वर्गमूल। अब देखो वर्गमूल या तो ये हो गया इस 4 का, या ये होगा। अब यहाँ पर इसलिए हम दोनों के लिए क्या लगा देते हैं, प्लस और माइनस लगा देते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल -2 भी होता है, 4 का वर्गमूल +2 भी होता है। क्योंकि हमें यही नहीं पता है अभी कि ये 4 जो वर्ग 4 है वो किसका वर्गमूल है, इसका वर्ग है या इसका वर्ग है, इसलिए यहाँ पर हम प्लस माइनस लगा के चलते हैं। तो ये 24 का वर्गमूल आप निकाल दीजिए, यदि निकल जाता है आपसे तो इसको ऐसे कर लीजिए, 4 × 4 × 6 = 24। तो 4 का वर्गमूल तो हो गया दोस्तों 2 हो गया, इसका वर्गमूल हमें पता नहीं है तो यहाँ अंडर रूट में लिख दीजिए। यानी 4 का वर्गमूल निकाल दिया, तो यहाँ पर प्लस और माइनस के दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस के 2 अंडर रूट 6 और एक माइनस के 2 अंडर रूट 6। तो ये सवाल यहाँ पर हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। तो यहां पर इसका देखिए द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करो। विविक्त कर या विवेचक, आपको जो क्वेश्चन आएगा तो विविक्त कर कहेगा। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो यहां पर मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, यहां पर देखिए विविक्त कर कैसे निकालेंगे। विविक्त कर निकालने के लिए आपको b² माइनस 4ac का मान निकालना पड़ेगा। इसको विविक्त कर या विवेचक कहते हैं। तो इसका मान निकाल लीजिए, यानी d का जो मान है वो ये निकालना है, तब आपको पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो यहाँ पर इसका जो गुणांक है वो तो हो गया a, इसका जो गुणांक है -4 ये b हो गया, ये आपका c हो गया। तो मान यहाँ रख दीजिए दोस्तों, b का मान हो गया आपका -4, तो -4 का वर्ग कर दीजिए 4। a का मान कितना है, a का मान 2 है, c का मान कितना है, c का मान 3 है। तो यहाँ पर -4 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 16, -4 दूनी 8, 8 दिया 24। अब भाई साहब 16 में से 24 घटाओ, तो 16 में से 24 घटाएंगे तो माइनस के 8 बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का बचेगा, और प्लस की बड़ी होगी तो प्लस का बचेगा। तो यहाँ पर जो माइनस की आई संख्या, यानी कहने का मतलब ये जो b² माइनस 4ac का जो मान आया वो लेस देन 0 आया, यानी 0 से छोटा है, यानी नेगेटिव आया है। यदि नेगेटिव आता है तो मूल आपके काल्पनिक होते हैं, और यदि ये धनात्मक आता है तो मूल आपके वास्तविक होते हैं, और 0 के बराबर आता है तो भी आपके मूल वास्तविक होते हैं। केवल ऋणात्मक के लिए आपके मूल काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, या हम कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। काल्पनिक का मतलब केवल उसकी कल्पना की जा सकती है, वास्तव में कोई मूल नहीं होंगे, यानी मूल काल्पनिक होंगे या मूलों का अस्तित्व नहीं होगा।
अब नेक्स्ट सवाल देखिए, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 है। तो यहां पर हाँ भाई, सबसे पहले हम बात यहां पर माना विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है तो पूर्णांक होते हैं आपके 1 2 3 4, ये पूर्णांक होते हैं भाई साहब। अब विषम की बात कर रहा है तो देखिए 1 3 और 5, ये विषम है। मान लीजिए कि पहला जो पूर्णांक है वो x है, तो दूसरा जो पूर्णांक है कितने का अंतर है उसमें भाई साहब? क्रमागत। क्रमागत शब्द का मतलब है लगातार। यदि पहला पूर्णांक आपका x है तो दूसरा उससे 2 अधिक होगा। देखो 1 है तो 2 अधिक है, ये इससे 2 अधिक है, तो दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक है वो 2 अधिक होगा। तो दोनों धनात्मक पूर्णांक हो गए। फिर कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 है। वर्गों का योग का मतलब है x का वर्ग प्लस x प्लस 2 का वर्ग बराबर 290। अब इनका वर्ग कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस इसका वर्ग करेंगे तो x का x स्क्वायर, 2 का वर्ग हो गया 4, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 2x और 2x का डबल कर दो, यानी 4x बराबर 290, ये वर्ग हो गया इसका। x स्क्वायर और x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। अब भाई साहब प्लस के 4x हैं, ये 290 को इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, इधर प्लस के 4 हैं, 290 माइनस का हो गया। भाई साहब 290 बड़ी है, इसमें से इसको घटा दो 290 में से, तो माइनस के बचेंगे भाई साहब 286 बचेंगे शायद भाई साहब। 2x स्क्वायर प्लस के 4x बराबर 0। अब इसको द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं। देखिए यदि किसी समीकरण में किसी संख्या का पूरी सभी पदों में प्रत्येक संख्या में या प्रत्येक पद में भाग जा रहा है तो वहां पर उसको सरल करके लिख सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो 2 से भाग दे के लिख दो ना, x स्क्वायर 2x, इसमें 2 का भाग देंगे 1 बार, इसमें देंगे 4 बार, इसमें 3 बार, तो 2 का भाग देंगे, यानी सरल हो गया समीकरण, कैलकुलेशन सरल हो गई। अब भाई साहब इसको द्विघाती सूत्र से हल कर लो, या फिर फैक्टर करना चाहते हो तो गुणा करने पे 143 घटाने पे दो, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अपन ऐसे कर देते हैं। द्विघाती सूत्र लगाओ ना, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई भी सवाल नहीं होता तो द्विघाती, यानी a का मान हो गया अपन x स्क्वायर का गुणा, b का मान हो गया 2, b का मान 2 हो गया, c का मान हो गया माइनस के 143, c बराबर माइनस के 143। अब इसको हल कर दीजिए, यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये द्विघाती सूत्र है, मान रख दीजिए इसमें, ये 9 मत समझना इसको। हाँ भाई माइनस बी, अब देखो माइनस बी का मान 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का वर्ग किया 2 का वर्ग माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान माइनस के 143 बटे 2a, ए का मान 1। देखिए माइनस का 2 प्लस माइनस 2 का वर्ग होता है दोस्तों 4, और इनका गुणा कराएंगे, देखिए माइनस और ये माइनस हमेशा प्लस हो जाएगा। 4 का 1 से किया 4 और 4 थी 12 और 4 चौका 16 और 1 17 और 4 एकम 4 और 1 572 प्लस 4 बटे 2, यानी माइनस 2 प्लस माइनस ये हो गया 576 बटे 2, यानी 576 किसका वर्गमूल होता है भाई साहब? 576 24 का वर्गमूल होता है। किसका होता है? 24 का। तो 24 बटे 2, एक तो आपको प्लस चिन्ह से निकाल देना और एक निकाल देना है माइनस चिन्ह से। तो एक तो प्लस चिन्ह से, तो प्लस चिन्ह से जब निकालेंगे तो x का मान देखिए -2, यहाँ प्लस लेना बटे 2, तो प्लस चिन्ह से तो ये हो गया आपका -2, इसमें से इसको घटा दो 22 बचे प्लस के 2, x का मान आ गया 11। इसके बाद दूसरा माइनस चिन्ह से निकाल दीजिए, तो माइनस चिन्ह से निकालेंगे तो भाई साहब ये माइनस और ये भी माइनस और ये बटे 2, तो भाई साहब ये हो गया आपका माइनस का 26 बटे 2, यानी माइनस का 13। लेकिन सवाल में क्या कहा है? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक नहीं है, क्रॉस कर दीजिए, ऋणात्मक है। इस देखिए पहला जो पूर्णांक है वो आपका 11 है, तो दूसरा पूर्णांक भाई साहब यहां से निकाल लो। पहला x का मान 11 आया तो ये 11 प्लस 2 यानी दूसरा आ जाएगा 13, तो ये यहां पर लिख देना। अतः धनात्मक पूर्णांक 11 और 13 होंगे। तो दोस्तों आपके जो भी समस्याएं हैं वो एक बार आप कमेंट में जरूर बता दिया करो, ताकि हमें पता चले कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, तो उसी के मैटर को हम थोड़ा जल्दी करा देंगे। तो यहाँ पर आपको जो वीडियो हमने बताई, इसमें जो भी मैटर बताया आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताया करो।
वीडियो को लाइक किया, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बने रहें हमारे साथ।